हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। मेरा नाम जो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अब तक हम लोगों ने है एक बेसिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे कि कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। फिर हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन की हम लोगों ने डिग्री निकालना बताया। फिर उसके बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन सीखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा हाइब्रिडाइजेशन, जैसे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने पढ़ा बेसिसिटी ऑफ द अमीन। अमीन एसिडिक स्ट्रेंथ, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, और अब हमारा जो टॉपिक है बेसिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो हमको देखना है। अब तक हम लोगों ने बेसिक पहले तो हम लोगों ने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो हमारा एप्लीकेशन होता है, सबसे पहले हम उसको एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने में निकालते हैं। जैसे कि जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, मतलब कि जैसे जैसे क्या होगा माइनस आई बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और जैसे जैसे क्या होगा प्लस आई बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है डिक्रीज होते जाता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रो लिया था बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कि जैसे जैसे क्या होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है प्लस आई बढ़ता है, मतलब कि जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता है, जैसे आपका प्लस आई क्या होता है, जैसे कार्बन, आप कार्बन 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 लगाते जाओ, ठीक है, तो हमारा क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, मतलब कि जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होता है, अगर हमसे नॉर्मली अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये मैम क्या पढ़, नहीं बेटा आपको ये जीओसी का ही नहीं है, आपका एक चैप्टर है नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड, वहाँ पे आप एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है कि आप बेसिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो आप वहाँ पे पढ़ें या यहाँ पे पढ़ें बात बराबर है। आप यहाँ पे एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे बस एक बार रिकॉल कराऊंगी आपको कि हाँ हम लोगों ने जीओसी में इस चीज़ को पढ़ा था। तो वो जो बेसिसिटी ऑफ एमीन है वो आपके चैप्टर का भी है। तो हम लोगों ने एक नॉर्मल पढ़ा था कि अगर जो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स होता है अगर नॉर्मली पूछता है या फिर वो गैस फेज लिख के पूछता है तो 3 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन होता है। अगर हमसे एक्वस मीडियम में पूछता है तो हम लोगों ने याद किया था एक मिथाइल का केस और एक इथाइल का केस। जो मिथाइल का केस होता है उसमें 213 213, और जो इथाइल का केस होता है उसमें 231 231, मतलब मिथाइल क्या है छोटा है आपका तो छोटा वाला नंबर याद कर लीजिए 213, और इथाइल क्या है बड़ा है तो आप बड़ा वाला नंबर याद कर लीजिए 231। मतलब कि मिथाइल का केस पूछेगा तो 2 डिग्री एमीन, देन 1 डिग्री एमीन, उसके बाद 3 डिग्री एमीन आएगा। ऐसे इथाइल के केस में अगर पूछ लिया इन एक्वस मीडियम तो आप क्या बताएंगे 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन बताएंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्या क्या पढ़े थे, एक बार यहाँ देख लीजिए। इन गैस फेज या फिर एक्वस मीडियम के अलावा बाकी किसी में पूछता है तो आप क्या बताएंगे, सिंपल सी बात बताएंगे कि हमारा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता जाता है क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। पढ़ाई तो चल रही है ना आप लोगों की, क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम भी काफी पास है, अच्छे से पढ़िए बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और साथ ही साथ इसके लिए भी तैयारी करते रहिए। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब कि जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाता है। तो देखिए अगर एग्जाम में पूछता है इन गैस फेज, इन गैस फेज, गैस फेज में पूछता है तो आप क्या बताएंगे 3 डिग्री का एमीन, 2 डिग्री का एमीन और फिर 1 डिग्री का एमीन, ठीक है। अगर हमसे यहाँ पे एक बात बताइए 3 डिग्री का एमीन तो पता है ना कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कार्बन में हम डिग्री ऑफ कार्बन निकालते थे कि कार्बन से जितने डायरेक्टली कार्बन अटैच होते थे वो उसकी डिग्री ऑफ कार्बन होती थी। नाइट्रोजन में अलग होता है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन में होता है कि नाइट्रोजन से जितने कार्बन अटैच होंगे वो क्या होगी उसकी डिग्री ऑफ कार्बन होगी। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ठीक है, विजिबल है। ये दूसरा कलर चूज करती हूँ, ये आपका क्या है, मतलब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है 7 होता है, तो उससे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्या करेंगे विन्यास करेंगे तो 2 and 5 आएगा। एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 and 5 होता है, मतलब कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 होंगे।
उसने क्या किया, 3 बॉन्ड बना लिया और एक क्या होगा उसके पास लोन पेयर। ठीक है, इसके अलावा देखिए नाइट्रोजन, ये हमारा 3 डिग्री का नाइट्रोजन है, 3 डिग्री नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन। अगर क्या है, ये सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, तो ये तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, एक तो अटैच है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन वाले को कैलकुलेट मत करना, कार्बन और कार्बन से क्या है अटैच है, तो ये आपका 2 डिग्री का नाइट्रोजन हो जाता है। और अगर आपका नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अटैच करा दो, तो ये आपका क्या होता है 1 डिग्री का नाइट्रोजन हो जाता है। और क्लियर, खत्म हो गया। आइए देखिए फिर दोबारा लिखती हूँ। हमने पढ़ा था कि अगर हमसे गैस फेज में पूछता है, इन गैस फेज, अगर गैस फेज में पूछता है तो क्या होगा, गैस फेज में होगा 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ये हमारा क्या होता है गैस फेज में, ये हमारा बेसिसिटी ऑफ एमीन, एमीन का ये ऑर्डर होता है। अब हमसे अगर एक्वस मीडियम में पूछता है तो क्या होगा, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम मतलब आप कह सकते हैं कि पोलर प्रोटिक मीडियम भी पूछ सकता है, इन एक्वस मीडियम, या फिर इसको कह सकता है कि पोलर प्रोटिक मीडियम में बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। पोलर प्रोटिक मीडियम में आप एक केस याद रखेंगे, इन केस ऑफ मिथाइल, इन केस ऑफ मिथाइल, मिथाइल के केस में क्या होता है 213, 213 मतलब 2 डिग्री का एमीन सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री एमीन, देन 3 डिग्री एमीन। ठीक है, ऐसे आप याद रख लीजिए इन केस ऑफ द इथाइल। इन केस ऑफ इथाइल के केस में देखिए आप यहाँ पे याद रखिएगा 231 231, टू ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आपसे एक्वस मीडियम में पूछता है तो आप बताएंगे कि एक्वस मीडियम में मिथाइल के केस में 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, इथाइल के केस में बताएंगे 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। एक्वस मीडियम के अलावा बाकी कुछ भी पूछता है तो आप क्या बताएंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि हमारा जो हमने जो पढ़ रखा है यही पढ़ रखा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है प्लस आई होता है। एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर मैं आपसे बोलती हूँ यहाँ पे कि 3 डिग्री बनाइए, अब ये देखिए ये नाइट्रोजन है, ये आपका क्या है, अगर ये तीनों इसके जो बॉन्ड हैं अगर कार्बन से जुड़े हुए हैं मतलब कि ये क्या है, ये हमारा 3 डिग्री का नाइट्रोजन है, मतलब कि इसके पास क्या है प्लस आई ज्यादा है। जैसे क्या नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है मतलब कि प्लस आई ज्यादा है। अगर मैं बोलती हूँ आपसे नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, मतलब कि ये क्या है हमारा 2 डिग्री का कार्बन है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि कार्बन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये क्या आपका 1 डिग्री का कार्बन है। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन क्या होता गया कम होता गया है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है घटती गई है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ तो क्या होता है प्लस आई के बराबर होता है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारा ये एक्सेप्शन केस है एक्वस मीडियम में। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 2-3 इफेक्ट लगते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगता है और यहाँ पे एक हाइड्रेशन एनर्जी इफेक्ट लगता है। इस वजह से एक्वस मीडियम में क्या होता है हमको ये दोनों ऑर्डर देखने को मिलता है मिथाइल और इथाइल के केस में। बाकी आपका एक्वस मीडियम में मिथाइल इथाइल को छोड़ के बाकी कुछ भी एग्जाम में पूछेगा तो आप यही क्या करेंगे, यही ऑर्डर लगाएंगे कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री गैस फेज में, बाकी एक्वस मीडियम में मिथाइल के केस में 213 और इथाइल के केस में 231। आगे आइए,
आगे है आपका, आपको ये पॉइंट कुछ याद रखने हैं आपको, जैसे कि आपको ये हमेशा याद रखना है, जो एलिफैटिक अमीन होती है उसकी जो बेसिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एरोमेटिक अमीन के कंपैरिजन में। मतलब कि एलिफैटिक अमीन और एक होता है एरोमेटिक अमीन। जो एलिफैटिक अमीन होता है उसका क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और एरोमेटिक अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। अभी बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। दूसरा है आपका एमीन्स, एमाइड्स और साइनाइड्स। अगर आपके एग्जाम में एमीन, एमाइड्स और साइनाइड्स बना के दे देता है और कहता है कि आप बताएं इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि जो हमारा एमीन होता है, एमीन्स जो भी होते हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। देखिए RNH2, ठीक है, R और NH2 है। यहाँ पे क्या है, जो एमाइड्स होता है RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है, और जो साइनाइड होता है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो आप ये डायरेक्ट ऑर्डर याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में आता तो आपको लॉजिक मत लगाइए। अगर आपको एग्जाम में अगर अलग अलग ग्रुप से आ गया, जैसे कि एमीन्स, एमाइड्स और साइनाइड देके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा वाला चूज करेंगे कि जिसमें क्या हो, एमीन का सबसे ज्यादा हो, फिर एमाइड्स का हो, और उसके बाद साइनाइड का बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हो, तो आपको क्या होगा, आप उस वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, जैसे मैंने लिखवाया हो बिल्कुल आप इसको नोट करिएगा और इसको ऐसे सच एज आप इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, जो हमारा एमीन है वो sp3 है, एमाइड sp2 है, और जो साइनाइड है वो sp है। इस वजह से भी क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो sp3 है, यहाँ पे वाला क्या है sp2 में है, और यहाँ पे ये sp में है। तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। तीसरा है कि जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर होता है, लोकेलाइज्ड मतलब वो लोन पेयर जो रेजोनेंस में क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, वो लोन पेयर क्या होता है आपका, ज्यादा बेसिक शो करता है, ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है कंपैरिजन टू डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर। यही वजह होता है कि एलिफैटिक अमीन का क्या होता है, जो बेसिसिटी होता है वो ज्यादा होता है। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए ये है हमारा, जैसे यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है RCH2NH2 दिया हुआ है, और यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 CH और NH2, इसी को ले लेते हैं हम RCH2 NH2, ठीक है, यहाँ पे ये लोन पेयर है। और दूसरा एग्जाम्पल था R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और नाइट्रोजन पे तो पता है ना आपको लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 5 होता है, 5 क्या होते हैं, मैक्सिमम वो 5 बॉन्ड बना सकता है, बट मेनली वो 3 बॉन्ड बनाता है, और एक हमारा क्या होता है लोन पेयर के फॉर्म में ऊपर रह जाता है। अब यहाँ देखिए ये तो पता ना कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ऐसे हो सकता है, देख लीजिए रेजोनेंस का 2-3 तरीके होते हैं। एक ही रेजोनेंस हमारा ऐसे हो सकता है, डबल और सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि अल्टरनेट हमारा क्या है, डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो वहां रेजोनेंस होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस लगा है और यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और प्लस लगाओ, वहां पे रेजोनेंस होता है। अल्टरनेट होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं लगा है, तीसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ये आप अभी नॉर्मल ये समझिए, एक तो हमारा ये सबसे मोस्ट कॉमन वाला जो रेजोनेंस होता है, ये हमारा क्या होता है, ये है मान लीजिए, और इसके साथ जो है देखिए यहाँ पे लोन पेयर है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा आपका रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये प्लस है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। देखिए बहुत बहुत कुछ इस लेवल की पढ़ाई नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है, बस आपको बस ये याद रखना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है। फिर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गैस फेज में पूछता है तो आप गैस फेज या किसी भी मतलब एक्वस मीडियम को छोड़ के कहीं पे भी पूछता है अगर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ, तो आप यही याद रखेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और अगर हमसे एक्वस मीडियम में पूछता है तो, और मिथाइल के केस में पूछता है तो 213, और अगर इथाइल के केस में पूछता है तो 231, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, बस अच्छा है, इतना ही है बस। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लोकेलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है और डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे लोन पेयर है,
रेजोनेंस कहाँ पे होता है? अक्सर जो रेजोनेंस होता है वो डबल, अक्सर क्या हमेशा रेजोनेंस तभी होता है जब क्या हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लोन पेयर है, मतलब कि ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कि पूरा लोन पेयर कहाँ पे रहेगा, नाइट्रोजन के पास रहेगा। अब मानिए ये वाला जो रेजोनेंस है, यहाँ पे ये वाला जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे क्या है आपका, लोन पेयर है। तो जब डबल बॉन्ड, सिंगल, और यहाँ पे क्या है, यहाँ इस एटम पे हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, यार ये क्या, ये बेटा हमारा क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये वाला हमारा क्या था, आई एम सॉरी, दिन ही खराब, 2 बार ऐसा हो चुका। आप इसे डबल बॉन्ड ना समझ लेना भाई, देखो और कितना चाहिए। ठीक है, जब हमारा, जब रेजोनेंस कब होता है, जब डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे लोन पेयर है, तब क्या होता है, डबल और सिंगल, और यहाँ पे लोन पेयर, तो क्या होता है, हमारा रेजोनेंस शो करता। लेकिन यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो जो पूरा जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर का वो नाइट्रोजन के पास रहेगा। लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस में चला जाएगा, ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो कर देगा। ठीक है, तो मतलब कि वहां पे वो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब कि वो रेजोनेंस में क्या होगा, वो कंप्लीटली इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, उसका जो हमारी जो अवेलेबिलिटी होती है लोन पेयर की वो कम हो जाती है, और उसका क्या होता है, बेसिसिटी घट जाती है। तो ये आपको यही बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो हमें, इसीलिए क्या होता है, एलिफैटिक एमीन का क्या होता है, बेसिसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या होता है, लोकेलाइज लोन पेयर होता है। लोकेलाइज, जैसे कि यहाँ पे हम लोन पेयर देख रहे हैं आप, लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लोकेलाइज लोन पेयर है। लोकेलाइज लोन पेयर का मतलब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर की कंप्लीटली अवेलेबिलिटी है, प्रेजेंस है। अब यहाँ पे जो क्या है, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और लोन पेयर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी घट जाएगी। बस इतना याद रखना है आपको कि जो हमारा एलिफैटिक एमीन होता है वो ज़्यादा बेसिक नेचर शो करता है एरोमेटिक एमीन के कंपैरिजन में। और एमीन्स, एमाइड्स और साइनाइड्स में अगर पूछता है तो सबसे अधिक एमीन का होगा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर एमाइड्स का होगा, फिर साइनाइड्स का होगा। और लोकेलाइज लोन पेयर का ज़्यादा होगा, मतलब अगर रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा डीलोकेलाइज लोन पेयर के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने देखा कि ये कैसे शो करता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये है आपका, ये हमारा बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH2, ये लोन पेयर है। फिर मान लीजिए कि एक ये है, डायरेक्ट NH2 लगा हुआ है। अब एक बात बताइए कि क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? इतना मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो रेजोनेंस वगैरह पढ़ा ही होगा 11th क्लास में, और अगर नहीं भी पढ़ा तो आप ये जानिए कि अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है ना, अगर डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस कंप्लीटली इन्वॉल्व है, मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा है। और जब रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, मतलब कि ये रेजोनेंस में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा लोकेलाइज लोन पेयर है, इसलिए क्या हो जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर हमसे ये पूछता है तो हम क्या बताएंगे, पहले वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है दूसरे वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि अब बस सिंपल सा बात देखेंगे कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दे रहा है। और यहाँ पे ये लोकेलाइज लोन पेयर है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी ये जो क्वेश्चन है
आपके एग्जाम का है, पिछले 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेज द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। पीकेबी वैल्यू आपको बतानी है, हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू क्या होगी। हाँ बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेज द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। ये क्या होता है पीकेबी वैल्यू, पढ़ा है आप लोगों ने, बेसिक क्वेश्चन तो पढ़े हो ना आप लोग। आप यहीं पे एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जब भी आप एक क्वेश्चन करिए ना, आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ लिखिए, यहीं पे बगल में लिखिएगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/पीकेबी। केबी क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपको इतना नहीं जानना, बस अब यहाँ पे इतना जानिए कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्ट, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता, पीकेबी की जगह पे आपसे पूछ लेता हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, अगर आपसे पीकेबी की जगह पूछ लेता केबी वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते, आप डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ निकालते और उसी ऑर्डर में आप उसको सेट करके केबी वैल्यू बता देते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, मतलब कि जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा केबी वैल्यू भी क्या होगी, साथ साथ बढ़ती जाएगी। लेकिन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू, मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो पीकेबी वैल्यू घटेगा। तो इस इक्वेशन को करने के लिए आपको उतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ केबी वैल्यू की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड पीकेबी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए पूछा बेसिक स्ट्रेंथ ही है आपसे, पूछा तो आपसे बेसिक स्ट्रेंथ ही है, लेकिन डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ लिया कि आप पीकेबी वैल्यू बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ को पीकेबी वैल्यू की फॉर्म में पूछ लिया। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रेंथ को निकालेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा उसको इन्वर्स कर देंगे ना, उसको अपोजिट करके पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर आप बता लेंगे। देखिए यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो पीकेबी वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो पीकेबी वैल्यू घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ निकालना सीखा है, तो पहले इसका बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा उसी को इन्वर्स कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, पीकेबी वैल्यू की आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया। आइए पहले हम निकालते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, बताइएगा। हर एक नाइट्रोजन पे कौन पेयर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए कि क्या इन चारों में कहीं पे भी नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, अगर है तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ उसी का होगा। तो देखिए इन चारों में आपको दिख रहा होगा कि एक तो यहाँ पे अटैच है, दूसरा क्या है यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो अब मानिए ये आपका क्या है, NH2 है और ये डायरेक्टली क्या है, बेंजीन रिंग से अटैच है, और साथ ही साथ इसके साथ कोई कार्बन नहीं लगा हुआ है, कोई CH ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक बेसिक, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है डायरेक्टली रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एलिफैटिक वाला होता है, एमीन होता है, वो क्या होता है, ज्यादा बेसिक नेचर शो करता है एरोमेटिक अमीन के कंपैरिजन में। तो यहाँ ये सबसे जो कम हो जाएगा, यहाँ ये पहले वाले का लिख लेते हैं, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है आपका। एलिफैटिक अमीन का क्या होता है, ज्यादा होता है एरोमेटिक अमीन से। यहाँ पे आपने देखा, और आप एक बात आप याद रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो सबसे कम उसका होगा बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ देखिए पहला, क्योंकि वो क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर रहा होगा अपना लोन पेयर, सबसे कम इसका हो गया। अब बताइए, अच्छा अब बताइए सबसे ज्यादा किसका हो सकता है। अब आपने पढ़ा है एलिफैटिक अमीन का सबसे ज्यादा होगा, या फिर ऐसा होगा जो कि क्या हो हमारा डायरेक्टली, देखिए इन तीनों में देखिए ये बेंजीन रिंग डायरेक्टली NH2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग डायरेक्टली NH2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है डायरेक्टली N से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इन तीनों का तो इससे कम होगा, मतलब कि सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके बाद NH2 जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसका क्या होगा, इसका थोड़ा बहुत तो जा रहा होगा ना। जैसे मान लीजिए इसका जो हमारा लोन पेयर है, ये वाला जो 2 डिग्री का हमारा नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर थोड़ा बहुत तो रेजोनेंस में जा रहा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है।
इसका भी लोन पेयर थोड़ा बहुत रेजोनेंस में जा रहा होगा क्योंकि ये भी डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये लोकेलाइज लोन पेयर है ना, लोकेलाइज लोन पेयर की जो बेसिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है डी लोकेलाइज लोन पेयर से। मतलब कि जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी। यहाँ पे तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, मतलब कि सबसे अधिक जो बेसिक नेचर शो करेगा वो हमारा सेकेंड वाला होगा। अब देखते हैं इसमें और इसमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब ये बताइए, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और एक नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये वाला जो नाइट्रोजन हो जाएगा वो 3 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये आपका 2 डिग्री का नाइट्रोजन हो जाएगा। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा, तो आप इसको फोर्थ वाले को रख दीजिए। अब बचा आपका सेकेंड वाला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और देख लीजिए, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है एलिफैटिक एमीन की सबसे ज़्यादा होती है एरोमेटिक एमीन के कंपैरिजन में। जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा वो घट जाएगा कंपैरिजन टू जहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। मतलब कि लोकेलाइज लोन पेयर की क्या होगी, बताइए, लोकेलाइज लोन पेयर का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो बढ़ जाएगा, डीलोकेलाइज लोन पेयर का घट जाएगा। लोकेलाइज लोन पेयर का मतलब जहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है और डीलोकेलाइज का मतलब जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास कोई कार्बन नहीं लगा था, सिर्फ एक तरफ बेंजीन रिंग से लगा हुआ था, मतलब कि ये जो हमारा लोन पेयर है वो डायरेक्टली रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था, इसीलिए क्या हो गया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि CH2NH2 मतलब कि ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, तो इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा दूसरा वाला। अब इन दोनों में देखा हम लोगों ने डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, थोड़ा बहुत रेजोनेंस हो रहा होगा ना, लेकिन हम लोगों ने किस बेस पे कर लिया, 3 डिग्री का नाइट्रोजन है, ये 2 डिग्री का नाइट्रोजन है, तो 3 डिग्री का नाइट्रोजन क्या होगा, ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा, फिर आपका 2 डिग्री का नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे अधिक सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। ये किसका ऑर्डर आया, ये हमारा ऑर्डर आया बेसिक स्ट्रेंथ, ये ऑर्डर था हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का। लेकिन हमें क्या बताना है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीकेबी वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, पीकेबी वैल्यू पूछा। पीकेबी वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमने बताया पीकेबी वैल्यू क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, अब यहाँ पे आप पीकेबी वैल्यू जस्ट अपोजिट कर लीजिए, मतलब कि सबसे अधिक जो पीकेबी वैल्यू होगा फर्स्ट का होगा, फिर सेकेंड का होगा, फिर फोर्थ का होगा, फिर एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया, फिर सेकेंड का था तो थर्ड है ना बेटा, फिर आपका ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, पीकेबी वैल्यू होगा। आपका इस बेस पे आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है उस बेस पे आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेज द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू, तो हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है, बेसिक स्ट्रेंथ कम है, इसलिए इसकी पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रेंथ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू। समझ में आया ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ समझ जाएंगे तो पीकेबी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा हुआ है, सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करिएगा। ठीक है, जैसे आप बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड करेंगे आपने उसको ऑर्डर में लगा लीजिएगा, ऑर्डर में आपने लगा लिया। अब यहाँ पे देखेंगे जिसका सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसी की पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि बेसिक स्ट्रेंथ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। बेसिक स्ट्रेंथ जिसका सबसे ज्यादा होगा पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगी, और बेसिक स्ट्रेंथ जिसका सबसे कम होगा उसकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और हमसे हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू पूछा था, हमने बता दिया कि पहले वाले का। ठीक है, आई होप समझ में, मेहनत करके पढ़िए, जो चीज़ें समझ में ना आए वो बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर को बार बार रिकॉल करिए, देखिए, नोट्स पढ़िए, और बहुत टफ बिल्कुल बाहर से क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसके अलावा आप उसके पीछे के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं फंसेंगे।
क्योंकि मैंने देखा है एनसीईआरटी के बाहर कुछ पूछा ही नहीं है केमिस्ट्री, मतलब बायो का तो नहीं देखी मैं, बट हाँ केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक तीनों में से कहीं से बाहर से कुछ नहीं पूछा। मतलब कि आप अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के बहुत अच्छा करते हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं आप, अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, PSU से पढ़ना चाहते हैं, आपको हर वो एक कॉलेज मिलेगा जो आप चाहते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़। एनसीईआरटी खूब पढ़िए, लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, डाउट्स पूछिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। बट आपको क्या करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा किस किस ने पहले एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने कभी? एरोमेटिसिटी पढ़ा होगा ना, 11th क्लास में है। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक नेचर क्या होते हैं, आइए देखते हैं एरोमेटिसिटी क्या होती है। एरोमेटिसिटी क्या होता है, एरोमेटिसिटी कोई हकल्स रूल पढ़ा है आपने कभी? हकल्स रूल, आइए देखते हैं एरोमेटिसिटी क्या होता है। देखिए एक होता है आपके, देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, एक आपका होता है एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछे एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है, और एंटी एरोमेटिक कौन सा है, इसके बारे में हमको, ठीक है। बहुत यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको एक थोड़ा सा, अगर आप 12th के बच्चे हैं और 12th के बाद आप CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए सबसे पहली बात, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। दूसरा कि वो प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं? प्लेनर। प्लेनर पता है क्या होता है? बताती हूँ। जैसे कि हमारा बेंजीन रिंग है, वहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट रेजोनेंस होता रहता है, sp2 हाइब्रिडेशन शुगर, ये साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। तीसरा कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट क्या होना चाहिए उसमें, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ये तीन चीज तो होना ही चाहिए। कोई कंपाउंड साइक्लिक है, अगर वो प्लेनर में नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं होगा। अगर कोई कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो भी नहीं होगा। बट मोस्टली अगर प्लेनर है मतलब कि वो कॉन्जुगेशन में है, देख लीजिए। अब आप देखिएगा यहाँ पे दो चीज होता है, जो चौथा रूल्स होते हैं इसके लिए हकल्स रूल होता है। हकल्स रूल, हकल्स रूल क्या होता है ये देखते हैं। हकल्स रूल क्या है? हकल्स रूल जो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।